तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसके पहले हमने ना डोबे-रायनर का त्रिपुटी नियम पढ़ा, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा, मैंडविक की आवर्त सारणी पढ़ी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या किया, थोड़ा जानकारी प्राप्त की। आज हमको पढ़ना है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे कि परमाणु में रहे, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयोजकता कहते हैं। तो लिखेगा कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे, परमाणु की रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन रचना 1। अब यहाँ पर देखो इसके परमाणु के केंद्र में एक प्रोटॉन होता है और एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1। उसी प्रकार से अगर मैं सोडियम की बोलूं तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, उसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब क्या होता है कि इसके परमाणु के केंद्र में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी कक्षा में 8, दूसरी कक्षा में 8, दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 8, और तीसरी कक्षा में कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी भी संयोजकता कितनी है, 1। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने, देखो यहाँ पर इसकी परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8 और 7। इसके परमाणु के केंद्र में 17 प्रोटॉन और 17 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरी में 8, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने होते हैं, 7, तीसरी में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। तो इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि है ना कोई भी परमाणु जो होता है वो स्थिर होने के लिए, स्थिर होने के लिए अपनी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 2 या 8, 2 या प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दान करता है या इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। तो यहाँ पर देखो अगर 1, 2, 3 होता है, 1, 2 क्या होता है, 3, 4, तो क्या करता है, दान, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है। लेकिन अगर 5, 6, 7 होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। अगर 1, 2, 3 होगा तो क्या करेगा, दान। अच्छा 4, 5, 6, 7 होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है। तो यहाँ पर देखो 7 है तो 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1 होता है। अथवा तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को भी क्या बोलते हैं, संयोजकता। परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। आप 2 परिभाषा लिख सकते हो, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, अथवा तो परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को भी क्या बोलते हैं, संयोग। अगर मैं क्या करूं, समूह में, ये पहला समूह है, पहले समूह में क्या होता है कि ये समूह नंबर 1, इसमें हाइड्रोजन, बराबर फिर क्या आता है, लिथियम, सोडियम और फिर क्या आता है कि पोटेशियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर देखो 1, इसका 3, इसमें 11, इसमें 19, इसकी इलेक्ट्रॉन रचना 1, इसकी 2 और 1, इसकी 2, 8 और 1, इसकी 2, 8, 8 और 1। तो पहले समूह की बाह्यतम कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी है, 1। तो समूह में अगर हम ऊपर से कहाँ जाएंगे, नीचे, तो संयोजकता समान रहती है,
संयोजकता क्या होती है? समान रहती है। संयोजकता कैसी रहती है? समान रहती है। लेकिन आवर्त की बात करें, किसकी बात करें? तो आवर्त में क्या होता है कि यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर पहले आएगा लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर आता है नियॉन। क्या आता है? नियॉन। तो यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉन रचना 2 और 1, इसकी होती है कितनी? 2 2, इसकी होती है कितनी? तो यहाँ पर देखो इसकी होती है 2 और 3, इसकी होती है 2 और 4, इसकी होती है 2 और 5, इसकी होती है कितनी? 2 और 6, इसकी होती है 2 और 7 और इसकी होती है 2 और 8। तो इसका मतलब कि इसकी संयोजकता कितनी? 1, इसकी अच्छा 4 के बाद क्या करना है? हमको लेना है। तो इसकी संयोजकता 4, इसकी 3, भाई 8 के लिए 3 लेने हैं और इसकी अच्छा इसको 1 भी लेना नहीं है। तो अगर हम आवर्त में बाईं तरफ से कहाँ जाते हैं? बाईं तरफ से कहाँ जाते हैं? दाईं तरफ। तो संयोजकता पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। संयोजकता पहले क्या होती है? यानी संयोजकता बढ़ती है पहले और फिर बाद में क्या होती है? बढ़ती है और बाद में घटती है। बोलो इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर अगर आपको बोले संयोजकता के बारे में लिखो तो लिखने का परमाणु की बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? अथवा तो परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। अगर हम समूह में ऊपर से कहा जा रहे हैं नीचे तो संयोजकता समान रहती है। लेकिन अगर आवर्त में हम बाईं तरफ से कहा जा रहे हैं तो संयोजकता पहले बढ़ती है और बाद में घटती है। पहले बढ़ती है बाद में। बोलो सबको समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में, किसके बारे में? तो देखो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो परमाणु के केंद्र से, परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु क्या बोलते हैं? त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु क्या बोलते हैं? अच्छा परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर से दर्शाते हैं। किससे? पिकोमीटर से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? अब क्या होता है कि हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या, या हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या होती है 37 पिकोमीटर। कितनी होती है? 37 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 37 पिकोमीटर। अब क्या होता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाओ तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? कारण कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षा क्या हो रही है? जुड़ रही है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन है तो एक ही कक्षा थी, सोडियम में देखो कितनी कक्षा हो गई थी, तो परमाणु का आकार क्या हो गया? बढ़ गया। और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। कारण कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षाएं क्या होती है? इसलिए परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? लेकिन आवर्त में देखा जाए तो आवर्त में बाईं तरफ से कहाँ जाओ? दाईं तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षा जुड़ रही है। यहाँ पर भी 2 कक्षा है, यहाँ पे भी कितनी कक्षा है? 2। तो यहाँ पर क्या होता है कि बराबर आवर्त में जब हम बाईं तरफ से कहाँ जाते हैं? दाईं तरफ। तो परमाणु के केंद्र का बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कैसा होता है? बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार और परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो आवर्त में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि परमाणु के केंद्र का बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति
आकर्षण कैसा होता है? अधिक, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, और इसलिए उसकी त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? तो आपको बोले परमाणु त्रिज्या के बारे में, तो आपको लिखने का परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कक्षा तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर से दर्शाते हैं। किससे? पिकोमीटर से। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 37 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 37 पिकोमीटर। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर फर्क क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की नई नई कक्षाएं क्या होती है? जुड़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, और इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन आवर्त में बाईं तरफ से कहाँ जाए? दाईं तरफ जाने पर, बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर क्या होता है कि परमाणु के केंद्र का, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है, और परमाणु त्रिज्या घटती है। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है धात्विक और अधात्विक तत्व। देखो यहाँ पर धात्विक, अधात्विक, अधात्विक। तो देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ आए होते हैं तत्व, कहाँ आए होते हैं? बाईं तरफ जो तत्व आए होते हैं, तो वो कौन से तत्व होते हैं? धातु तत्व। क्या होते हैं? धातु तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बड़ा धातु तत्व बाईं तरफ आए होते हैं। कहाँ होते हैं? और दाईं तरफ कौन आया होता है? अधातु तत्व। कौन आया होता है? अधातु तत्व आए होते हैं। और धातु और अधातु को, धातु और बड़ा अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है? और उस पर आए हुए तत्व को, उस पर आए हुए तत्व को उपधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अथवा अर्धधातु कहते हैं। उपधातु अथवा क्या बोलते हैं? यानी जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म रखते हैं उनको बोलते हैं उपधातु अथवा अर्धधातु कहते हैं। तो आपको लिखने का आधुनिक आवर्त सारणी में धातु तत्व कहाँ होते हैं? बाईं तरफ, और अधातु तत्व, और धातु और अधातु को अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी क्या होती है? और उस पर आए हुए तत्व को उपधातु अथवा अर्धधातु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। अब क्या होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाए, समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। धात्विक गुणधर्म क्या होगा? और उसकी सक्रियता भी बढ़ती है। सक्रियता क्या होती है? लेकिन विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता जो है वो क्या होती है? घटती है। विद्युत ऋणता क्या होती है? घटती है। आवर्त में बाईं तरफ से कहाँ जाओगे? दाईं तरफ। कहाँ जाओगे? तो धात्विक गुणधर्म क्या होगा? घटेगा। धात्विक गुणधर्म क्या होगा? बड़ा गुणधर्म घटता है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है? और सक्रियता क्या होती है? घटती है। और विद्युत ऋणता बढ़ती है। विद्युत ऋणता क्या होती है? बढ़ती है। विद्युत ऋणता क्या होती है? तो लिखने का यहाँ पर क्या लिखने का? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में बड़ा जो धातु तत्व होते हैं वो बाईं तरफ आए होते हैं, और अधातु तत्व, और धातु और अधातु को अलग करने के लिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिसको बोलते हैं झिकझक लाइन। क्या बोलते हैं? और उस पर आए हुए तत्व को उपधातु अथवा अर्धधातु कहते हैं। उपधातु अथवा क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि वो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाता है। धातु और अधातु दोनों के क्या दर्शाता है? अब मैंने कहा कि समूह में ऊपर से कहाँ जाए? नीचे जाते हैं तो क्या होता है कि धात्विक गुणधर्म बढ़ता है। धात्विक गुणधर्म क्या होता है? सक्रियता और विद्युत ऋणता घटती है। विद्युत ऋणता, लेकिन आवर्त में बाईं तरफ से कहाँ जाए? दाईं तरफ। बाईं तरफ से कहाँ जाए? दाईं तरफ जाने पर क्या होता है कि धात्विक गुणधर्म क्या होता है? घटता है। और सक्रियता क्या होती है? घटती है। लेकिन विद्युत ऋणता बढ़ती है। समझ आ गया?